हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आपका स्वागत है। हम डेफिनेशन यहाँ पर बीएनएस के बेयरेट की रीडिंग कर रहे थे। बीएनएस के डेफिनेशन के क्लॉज को गो थ्रू कर रहे थे, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में कर लिया है। ठीक है जी, आज इसका ये सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम डेफिनेशन को ही पढ़ेंगे, जो कि हमने डेफिनेशन के क्लॉज से स्टार्ट करनी है, जो हमने स्टार्ट करनी है 2 क्लॉज 16 से। बहुत बार क्या होता है कि हम डेफिनेशंस को छोड़ जाते हैं और क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ते हैं, लेकिन जब भी कभी अगर हम पहली बार कोई बेयरेट पढ़ रहे होते हैं तो उसे हमें पूरा कंप्लीटली पढ़ना चाहिए। लिखना नहीं है इसको, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास ही, इसको उतारना नहीं है कॉपीज़ में। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको बार बार रीड आउट करना है, बार बार पढ़ना है। लोग कहते हैं याद नहीं करना होता, लोग कहते हैं रिवीजन नहीं करनी, लोग कहते हैं याद नहीं करना होता। सिंपल एक एग्जाम्पल है, याद नहीं करना होता। आई नो याद नहीं करना होता, लेकिन नंबर ऑफ़ रिवीजन का मतलब क्या है? बार बार उस चीज़ को देखना, बार बार उस चीज़ को समझना। जब तक आप बार बार रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर आपके माइंड में वो चीज़ रिकॉल कैसे होगी? तो रिकॉलिंग मतलब लर्न ही तो करना होता है। सिंपल भाषा में उसे याद करना बोल देते हैं। इस चीज़ का काफ़ी बवाल मचाते हैं लोग। चलिए खैर, जिसकी जैसी समझ। अब क्लॉज 2 का 16 है, जिसमें बात करते हैं जज की। ये भी हमने पढ़ लिया था पिछली बार। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर 17 से, जो बात करता है लाइफ की। सेक्शन 2 क्लॉज 17 जो है वो डेफिनेशंस की बात करता है। जब तक हम किसी एक्ट के अंदर ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली में वो हमें क्या डिफ़ाइन करता है, वो हमसे कहना क्या चाहता है, उसका पर्पस क्या है, कि ये एक्ट काम कैसे करेगा, प्रोसीजर है, या ये एक्ट कैसे प्रोसीजर लॉ के साथ जुड़कर काम करेगा, है ना। तो खुद में ये एक प्रोसीजर है, सब्सटेंटिव है, क्या है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी हमेशा डेफिनेशन से ही पता चलती है, कि डेफिनेशंस ही बताती हैं कि ये एक्ट एक्चुअली में आगे कैसे हमारे लिए काम करेगा या कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले लाइफ की बात करें तो लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कॉन्ट्रेरी अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। लाइफ मतलब एक ह्यूमन बीइंग जो लिविंग थिंग है, जो सांस लेती है, उसके जीवन के बारे में यहाँ पर ये एक्ट बात करता है। लोकल लॉज एप्लीकेबल ओनली अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर 7, 8 एंड 9 या कुछ कुछ जगह पे अलग से कुछ लोकल लॉज बने होते हैं जो उस पर्टिकुलर पार्ट पे ही काम करते हैं। जैसे कि आप बात करते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट की, सिंपल, या हम रेंट कंट्रोल एक्ट की बात करते हैं, देखते हैं दिल्ली का रेंट कंट्रोल लॉ अलग है, एमपी का अलग है, यूपी का अलग है। इस तरह से कुछ लोकल लॉज वहीं के लिए बने होते हैं। इसके बाद 19 की बात करें, मैन बीन्स एनी मेल ह्यूमन। मंथ और ईयर की बात करें तो इसमें क्या मतलब है इसका, कि अंडरस्टूड है, मंथ माने मंथ और ईयर माने ईयर, लेकिन इसके लिए हमने एक कैलेंडर को सजेस्ट किया है, जो कि है ग्रेगोरियन कैलेंडर। आज के टाइम में इसी को कंसिडर किया जाता है, इसी के हिसाब से डेट या मंथ या जो भी आने वाले फेस्टिव्स होते हैं उसको कंसिडर करते हैं। 21 वाली डेफिनेशंस क्या बोलती हैं? वो बोलती हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स इंक्लूड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, देखो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब ही समझ आ रहा है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है ना। तो एक्सेप्ट इसके अंदर क्या है, वो वाली चीज़ें नहीं हैं जो ऑलरेडी अटैच्ड हैं, किससे? अर्थ से, परमानेंटली अटैच्ड है अर्थ से। याद रखने वाली बात है, एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग विच इज़ अटैच टू द अर्थ। सिंपल है, जो चीज़ें ज़मीन से जुड़ी हुई हैं, जिसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा या उखाड़ना पड़ेगा, मतलब ज़मीन से अलग करना पड़ेगा, वो वाली प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आती। ये मेरा याद करने का तरीका है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर की। तो नंबर के अंदर कोई सिंगुलर नंबर भी आ सकता है, प्लूरल नंबर भी आ सकता है। ओथ की बात करें तो ओथ क्या होता है? एक तरह का सोलमन एफर्मेशंस होती हैं, जो कि बाय द लॉ फॉर एन ओथ। जैसे कोई पब्लिक सर्वेंट है, जब वो किसी चीज़ को ज्वाइन करता है, पब्लिक अथॉरिटी को ज्वाइन करता है आगे उसमें वर्क करने के लिए, तो वो एक ओथ लेता है कि वो ईमानदारी से अपना काम करेगा, अपने कर्तव्य का पालन करेगा, है ना। तो ये वेदर इन कोर्ट और नॉट, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ऑफेंस की बात करें, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये वाली डेफिनेशन जो है ना, ये बहुत तंग करती है। क्या है ये? क्या है ऑफेंस? अब देखो कौन सा सेक्शन में ऑफेंस है, कौन से में पनिशेबल है, कौन से में पनिशेबल नहीं है, कौन सा बेलेबल है, कौन सा नॉन बेलेबल है, इसके बारे में भी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि जब हम
कई बार ऐसे क्रिमिनल लॉ में जब हम बेसिकली बात करते हैं तो हम किसी ऑफेंस को कैसे कंसिडर कर पाते हैं कि यार ये नॉन बेलेबल है, इसमें बेल होगी या नहीं होगी, या इसके अंदर हम क्या क्या रेमेडीज़ दे सकते हैं। इस पे हम एक अधिवक्ता जो बैठकर काम करते हैं, हमारा काम क्लाइंट को क्या होता है, एक तरह से रेमेडी देना होता है। हम जस्टिस भी दिलवाने की कोशिश तभी कर पाएंगे जब हमारी रेमेडी स्ट्रांग होगी। लेकिन रेमेडी स्ट्रांग होने से पहले क्या चीज़ है, रेमेडी स्ट्रांग होने से पहले सबसे पहले ये चीज़ है कि हमें पता हो कि वो ऑफेंस है कैसा, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, तो वो चीज़ तो देखनी पड़ेगी। तो एक्सेप्ट चैप्टर सेक्शन मेंशन सब क्लॉज ए एंड बी वर्ड ऑफेंस मीन अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। ये जो ए और बी के अंदर जो सेक्शंस दे रखे हैं उनके अलावा जो बचता है वहाँ पर ये संहिता जो है क्या होती है, पनिशेबल चीज़ों को बताती है या लागू होती है। अब इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। देखो यहाँ पर क्या है, अंडर एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ पे नहीं लगता। बाकी जो सेक्शंस दिए हैं चैप्टर 3 के, सब सेक्शन 2 वगैरह 189 to 1 सब के सब 6 मंथ से ज़्यादा टर्म्स है, मोर देन वेदर, विदाउट और विद फाइन है। तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट है। एक्ट द पनिशेबल अंडर द स्पेशल लॉ और लोकल लॉ इज़ पनिशेबल अंडर सच इम्प्रिजनमेंट 6 मंथ, मोर, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें ऑफेंस का मतलब क्या है, जो कि लीगली क्या है कि आपने अपराध किया है। अब उसके सिनेरियो क्या थे, पर्पस क्या था, इंटेंशन क्या थी, कैसा एक्ट था, वो बात के सिनेरियोज है। अब वो चीज़ ऑफेंस प्रूफ होती भी है या नहीं होती, या पनिशेबल कैटेगरी में आती है या नहीं आती, है ना। ओमिशन की बात करें तो जो भी चीज़ ओमिशन है वो एक्ट से हटा देते हैं। पर्सन 2 का क्लॉज 26, पर्सन के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, कोई भी कंपनी एज अ काउंट पर्सन, बिकॉज कंपनी क्या है, एक्ट कर रही है, काम कर रही है, तो लिविंग थिंग में काउंट होती है ये। उसके बाद एसोसिएशन की बात करें, बॉडी ऑफ पर्सन की बात करें, इनकॉर्पोरेट और नॉट, सब चीज़ें जो हैं जो एक्ट कर रही हैं, लीगली एक्ट कर रही हैं, इलीगली एक्ट कर रही हैं, वो बात नहीं है, एक्ट कर रही हैं, काम कर रही हैं, मतलब अपना अस्तित्व रखती हैं, तो वो चीज़ क्या है, पर्सन है। पब्लिक के अंदर एनी क्लास ऑफ पब्लिक, कोई कम्युनिटी किसी भी कास्ट की हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, कोई भी जेंडर हो, पब्लिक सर्वेंट की बात करें तो पर्सन फॉलिंग अंडर एनी डिस्क्रिप्शन, नेमली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से है पब्लिक सर्वेंट। एवरी जज इंक्लूडिंग आई एम पावर बाय लॉ हिमसेल्फ मेंबर ऑफ एनी बॉडी ऑफ पर्सन, फंक्शन करता है एडजुडिकेशन के लिए, मतलब लॉ के लिए काम करता है, या किसी एक सेक्टर के लिए काम करता है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, तो वो पब्लिक सर्वेंट है। एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट इंक्लूडिंग लिक्विडेटर्स हो गए, आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं, उसके लिए ना लिक्विडेटर्स अपॉइंट कर देते हैं, रिसीवर्स अपॉइंट कर देते हैं, कमिश्नर अपॉइंट कर देते हैं। जब लगता है कि कोर्ट में काफ़ी टाइम हो गया, अब मैटर सेटल लो, तो वहाँ पर लोग एलसी के लिए बोल देते हैं कि भाई एलसी अपॉइंट कर दो, तो एलसी आपकी बात प्रॉपर तरीके से सुनता है, देखता है। रिसीवर, कई बार प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन कराने के लिए हमें रिसीवर की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम रिसीवर अपॉइंट करते हैं, बेलिफ अपॉइंट करते हैं, इस तरह से देखते हैं कि वहाँ पर प्रॉपर्टी का मुआयना कराने के लिए, या बहुत सारी चीज़ें रिसीवर अपॉइंट होता है कोई सिचुएशन को देखने के लिए कि हाँ ये बंदा जो है, कोर्ट ही उसको अपॉइंट करता है। कमिश्नर हो गया, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एनी मैटर्स, चार्ज और डिस्पोज क्या है, ये सब चीज़ें पब्लिक सर्वेंट के हाथ में आती हैं। उसके बाद क्या है, देखो आ गया ना, एनी प्रॉपर्टी, एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसीजर एंड एनी ओथ, कोर्ट परफॉर्म करती है सच ड्यूटी को, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ही होता है ये। डी है एवरी असेसर एंड मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट और अ पब्लिक सर्वेंट, एवरी आर्बिट्रेटर, अदर पर्सन whom any cause of matter has been referred decision or report and competent public authority, every person hold any office by virtue and place to keep any confinement। उसके बाद क्या है यहाँ पर, एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, ड्यूटी इज़ टू सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, जो भी होता है उसको देखता है। ऑफेंडर्स जस्टिस, प्रोटेक्ट बाय पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी एंड कन्वीनियंस देता है। ये सारे के सारे जो हैं एक पब्लिक सर्वेंट पे बात करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आए, हु इज़ पब्लिक सर्वेंट, संगीता, हु इज़ पब्लिक सर्वेंट, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट है कौन। पब्लिक सर्वेंट कौन है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए। तो सारे पब्लिक सर्वेंट की लिस्ट है और उसकी ड्यूटीज़ क्या है, क्या काम है, वो यहीं से निकल के आ जाएंगे। उसके बाद एच की बात करें
तो एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ सच ऑफिसर रिसीव टू कीप एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट लेता है। रेवेन्यू प्रोसेस इन्वेस्टिगेट करना, पिक्यूनरी इंटरेस्ट बताना, ये सब चीज़ें हैं अगर आप। और यहाँ पर आई क्लॉज की बात करें तो ऑफिसर ड्यूटी क्या है, टेक रिसीव कीप टू एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, रेट ऑफ टैक्सेस सेकुलर कॉमन पर्पस टू एनी विलेजेस। जे की बात करें तो एवरी पर्सन होल्ड एनी ऑफिस बाय वर्चू ऑफ एम्पावर द पब्लिश मेंटेन रिवाइज एक्टोरल रोल के लिए, इलेक्शन पार्ट ऑफ इलेक्शन के लिए। अब ये हो गया पब्लिक सर्वेंट के बाद एवरी पर्सन की बात कर लेते हैं। एवरी पर्सन मतलब जिसकी ड्यूटी है एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट के लिए, रेम्यूनरेट बाय फीस कमीशन के लिए। एक्सप्लेनेशन के अंदर क्या आएगा, पर्सन फॉलिंग अंडर द डिस्क्रिप्शन क्लॉज पब्लिक सर्वेंट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। एवरी पर्सन इज एक्चुअल पोजेशन ऑफ सिचुएशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट, लीगल डिफेक्ट क्या पड़ता है उसके ऊपर, क्या सिचुएशन उसने होल्ड कर रखी है। इलेक्शन का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव म्युनिसिपल एंड पब्लिक अथॉरिटी के लिए जो सेलेक्ट होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड मेंबर, इलेक्टेड मतलब एक टाइम पीरियड तक, 5 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए। और सेलेक्टेड क्या होते हैं, एट द एज ऑफ रिटायरमेंट तक जो होते हैं, एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है जी, इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं यहाँ पर। अब आता है म्युनिसिपल कमिश्नर इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। यस, इलस्ट्रेशन है कि क्या म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो एक पब्लिक सर्वेंट है। इस तरह का क्वेश्चंस आते हैं, घूम जाता है बच्चा कि यार कहाँ से आ गया ये, क्या म्युनिसिपल कमिश्नर एक पब्लिक सर्वेंट है? हाँ है। क्या एक पंचायत का प्रधान पब्लिक सर्वेंट है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं। तो यहाँ पर एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट और अ पब्लिक सर्वेंट, तो क्या ये पब्लिक सर्वेंट है? ये चीज़ें सारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये देखो सारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है यहाँ पर कि कौन पब्लिक सर्वेंट है या कौन नहीं है। जो भी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को संभाल रहा है वो एज अ पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक की सेवा के लिए ही बैठा है वो। उसके बाद 29 रीज़न टू बिलीव, अ पर्सन इज सेड टू हैव रीज़न टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज़ सफिशिएंट टू कॉज बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। ऐसी चीज़ जिस पे बिलीव किया जा सकता है, जैसे कि कैसे, कोई थिंग बट नॉट अदरवाइज, कॉज टू बिलीव दैट थिंग, जिस तथ्य पर आप विश्वास कर सकते हैं। ऐसे जैसे कि अर्थ है तो हाँ है, ऑक्सीजन है तो हाँ है, ये ऑलरेडी रीज़न टू बिलीव है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है आपका। हमारे पास उस चीज़ पे बिलीव करने के लिए रीजंस हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। स्पेशल लॉज एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट से स्पेशल लॉ होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि विवाह के लिए हमारे लिए हिंदू लॉ बनाया गया है ना, तो वो हिंदू लॉ है। क्रिश्चियन लॉ बनाया गया है, स्पेशल लॉ बनाए गए हैं विवाह के लिए, इस तरह से। अब बात आती है 31 की, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, डॉक्यूमेंट विच इज़ अ प्रपोर्स टू बी डॉक्यूमेंट वेयर एनी लीगल राइट इज़ क्रिएटेड। वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या होती है, जो किसी चीज़ पर हमारा लीगल राइट क्रिएट करती है, उसको एक्सटेंड करती है, ट्रांसफ़र करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है और रिलीज़ भी करती है। तो पर्सन एक्नॉलेज लाइज अंडर द लीगल लाइबिलिटी हैज़ नॉट अ सर्टेन लीगल राइट। लीगल लाइबिलिटी और लीगल राइट दोनों में फ़र्क होता है। लीगल लाइबिलिटी की वहाँ पर हमारी ऐसी कोई लीगल लाइबिलिटी बनती है कि हमें उसको एक तरह से ड्यूटी कह सकते हैं या हमारी देना ज़रूरी समझ सकते हैं। लीगल राइट क्या होते हैं, जो हमें कानूनी तौर पर मिलते हैं। क्या एक व्यक्ति जो है वो केस कर सकता है? हाँ, ये उसका लीगल राइट है कि वो अपने हक के लिए केस कर सकता है, ये उसका लीगल राइट है। लेकिन लीगल लाइबिलिटी और लीगल राइट में क्या डिफरेंस है, इसके लिए एक छोटा सा शॉर्ट आपके लिए ज़रूर बनाएंगे, उसको देखिएगा ज़रूर। राइट द नेम इन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एज द इफेक्ट ऑफ एंडोर्समेंट इज ट्रांसफर द राइट टू द बिल एनी पर्सन हु बिकम द लॉफुल होल्डर ऑफ इट। एंडोर्समेंट इज़ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, उस पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसको वो पेमेंट देनी है, तो देनी है ना, तो ये लॉफुल होल्डर है। उसके बाद वेसल की बात कर लेते हैं। जैसे चेक पे किसी का नाम लिखते हैं, पेई का नाम लिखते हैं, तो उसी को पेमेंट देनी है। ठीक है, आवाज़ नहीं है यार, क्लास चल रही है, कोई बात थोड़ी होती है। उसके बाद 32 की बात करें, वेसल मीन्स कन्वेंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और अ प्रॉपर्टी। वॉलेंट्री की बात करें, देखो अभी इसमें 32 तक हो गए हैं, अभी इसमें डेफिनेशन क्लॉज बचा है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री व्हेन कॉज इट मीन्स बाय वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज, मतलब कोई व्यक्ति अगर इंटेंशन के साथ कोई एक्ट करता है
at the time employing those means and he knew and he had reason to believe is likely to cause it. मान लो एक कंपनी में एक व्यक्ति है और कैसे दो वॉलेंट्री का, वॉलेंट्री मीन्स यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन है उस हिसाब से देती हूँ. अ सेट अ फायर बाय नाइट, ठीक है, इनहेबिटेड हाउस इन द लार्ज टाउन फॉर द पर्पसेज ऑफ फैसिलिटिंग अ रॉबरी एंड दस कॉज टू डेथ ऑफ अ पर्सन. A may not have intent to cause death and may every be sorry that death has been caused by X act if he knew that he was likely to cause death and he has caused death by voluntary. मतलब इंटेंशन के साथ अगर कोई काम करता है और वहाँ पर ये माना जाएगा कि उसने ये एक्ट जो है वो जानबूझ के किया है, इस तरह की कुछ डेफिनेशन है यहाँ पर. वॉलेंट्री के और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिसके अंदर आपको ये बिलीव है कि ये काम जो है वो इंटेंशन के साथ किया गया. उसको पता था कि इस एक्ट के करने से ये आदमी की मृत्यु होगी ही होगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है. जैसे एक व्यक्ति को पता है कि 4 मंजिल गिरने से ये व्यक्ति नीचे जाके मर जाएगा, उसे पता है, वो फिर भी उसे कहता है धक्का दे देता है, दे दिया उसने, तो ये जानबूझ के ही तो किया उसने. इस तरह से तो बिलीव है कि हाँ उसको पता था कि यहाँ से गिरेगा तो मरेगा, कोई वो टार्जन तो है नहीं कि कूद के लटक जाएगा. 34 की बात करें, विल मीन्स टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स होते हैं. 100 रुपये से ऊपर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको आपको रजिस्टर कराना ज़रूरी होता है. वुमेन की बात करते हैं यहाँ पर, तो वुमेन मीन्स फीमेल ऑफ एनी एज. देखो मेल के लिए आया था ऊपर, तो वहाँ पर भी एनी एज थी, वुमेन के लिए भी एनी एज है, बट चाइल्ड के लिए जो डिफरेंस था वो ये आया था कि बिलो द 18 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है. रॉन्गफुल गेन की बात करें तो मीन्स गेन अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी. कोई प्रॉपर्टी आप अनलॉफुल वे में अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, और पर्सन गेनिंग नॉट लीगली एंटाइटल, और उस पर आपका कोई हक नहीं है. जैसे मान लो मैं रास्ते से जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पर 500 रुपये का नोट मिला, मुझे नहीं पता वो किसका है किसका नहीं, मैंने उठाया और रख लिया, तो ऑब्वियस सी बात है अनलॉफुल तरीके से प्रॉपर्टी. वैसे ही क्रिमिनल मिस. और एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि कोई चीज़ अगर हम अनलॉफुल तरीके से हासिल करते हैं, मतलब किसी से छीन कर या छुप चोरी कर कर, तो वो सारी चीज़ें रॉन्गफुल गेन में आ जाती हैं. रॉन्गफुल लॉस की बात करें, अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को हम गलत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, वो प्रॉपर्टी हमारी नहीं है. मान लो किसी की स्कूटी खड़ी है, हमने उसको शीशा तोड़ दिया, किसी की कार खड़ी है उसका शीशा तोड़ दिया, तो हम उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं इस तरह से. 38 क्या बोलता है, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली. अ पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन रॉन्गफुली एज वेल एज व्हेन सच पर्सन एक्वायर रॉन्गफुली. अगर हम कोई चीज़ गेन करते हैं रॉन्गफुल तरीके से, तो ऑब्वियस सी बात है वो रॉन्गफुल वे में ही काउंट होगी, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो या कुछ हो. अब इसमें जो भी चीज़ें आपको दी हुई हैं कि वर्ड एंड एक्सप्रेशन नॉट डिफाइन इन संहिता बट डिफाइन इन IT एक्ट, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इट मीन्स रिस्पेक्टिवली असाइन देम इन दैट. मतलब जो चीज़ इसमें नहीं दी हुई लेकिन IT एक्ट में दी हुई है, नागरिक सुरक्षा में दी हुई है, तो वो सेम मानी जाएगी. इतनी सी बात यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, और लोग बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं इसका. तो ये आपका सारा डेफिनेशन का क्लॉज था जो आज कंप्लीट हो गया है. प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरे द्वारा यहाँ पर हेल्प की जाएगी मैं करूँगी. ठीक है. थैंक यू.